बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट इंतखाबात 2018 में जो मुबैना वीडियोज़ आई हैं उसके लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है, जो कि ये तय करेगी कि मामलात क्या थे और इसके साथ साथ कुछ इक़दाम भी किए गए हैं, कुछ एक्शंस भी लिए गए हैं उन वीडियो को लेकर। एक तो उसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ सेनेट इंतखाबात के लिए आज जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है कागजात नामजदगी जमा करवाने वापस लेने के हवाले से, और आइंदा जो सेनेट का इलेक्शन है उसकी भी डेट का तयन कर दिया गया है, 3 मार्च को होंगे। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है सेनेट में और क्या गुफ्तगू जो है वो इस ज़िमन में चल रही है। नामजदगियों के हवाले से भी आज कुछ मामलात रहे हैं। बिलखुसूस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम जो है वो आज खबर की शक्ल में सामने आता रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और इस्लामाबाद में उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, मगर उसके बाद उनकी तरदीद भी आ गई है। तो इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, तो उसमें भी कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक किया गया है, तो उनका भी हम जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये सेनेट इंतखाबात की मुबैना वीडियो, इसको लेकर बहुत से बयानात का तबादला हुआ है, लेकिन बिल आखिर अब वज़ीर-ए-आज़म ने एक तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है जो ये तय करेगी कि बिलखसूस उनके PTI के जो अरकान हैं कौन कौन से वो मुलव्वस हैं, और उन्होंने एक्शन भी लिया है। मेरे ख्याल में सुल्तान साहब के मामले में उनको सूबाई काबीना से फारिग भी कर दिया गया। देखिए एतजाज़ साहब, बात यह है, ये जो कमेटी बनाई गई ये सिर्फ ये कार्रवाई है, ये आई वाश है। इस कमेटी में शामिल वज़ीर, कौन सा वज़ीर ऐसा है जो इन्वेस्टिगेटर हो? कोई रहमान मलिक साहब की तरह कोई FIA का इन्वेस्टिगेटर है? फवाद चौधरी साहब हैं, शीरी मज़ारी हैं, शहजाद अकबर साहब हैं। सर मेरी अर्ज़ सुनो ना, शहजाद अकबर साहब सिवाय नैब के मुकदमात बना सकते हैं, और वो मुकदमात भी ऐसे बनाते हैं जब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर आपको पता है क्या सूरत हाल हो जाती है। मैं ये समझता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर इसमें संजीदा होते तो वो FIA की टीम बनाते और FIA को इन्वेस्टिगेट के लिए करते और पता करते ये किस तरह पैसे दिए, किसने दिए। और फिर जिस तरह वीडियो आ रही है प्राइम मिनिस्टर की कि प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 साल पहले ये कह दिया था कि वीडियो है, आप नोट गिन रहे हैं, कि तो उस वक्त थी ना प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त कार्रवाई करते। ये मैं समझता हूँ कि ऐसे ही सेनेट इलेक्शन के टाइम ये वीडियो निकाल के, और ये सारी सिर्फ एक कार्रवाई है, इसको आई वाश आप कह सकते हैं और कुछ नहीं है, और ना इस पर कुछ होगा। पाकिस्तान में हर साल, पाकिस्तान में हर इलेक्शन, जब भी सेनेट के इलेक्शन हो, इसी तरह पैसे दिए जाते हैं, इसी तरह पैसे लिए जाते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर को अब नहीं पता? मुझे पता है कि बलूचिस्तान में क्या रेट लगा हुआ है, KP में मुझे पता है क्या रेट लगा हुआ है, सेंट्रल कितने पैसे एक लेके उठा के लोग फिर रहे हैं, और MP कितने पैसे मांग रहे हैं। जब हमें पता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को तो पता होना चाहिए ना। चलें, इसी पे मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, जनाब हाजी नवाज़ रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया आज साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज ये जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उन वीडियोज़ को लेकर जो कि सेनेट इंतखाबात 2018 के हवाले से थी, क्या कहते हैं आप? एक मुस्बत पेश रफ्त है कम से कम शफाफियत के हवाले से? देखें जी कि ये तो एक बहुत बड़ा ड्रामा है, एक मजाक है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक ऐसी कमेटी बना रहे हैं जिसमें उनके अपने ही सारे लोग मुलव्वस हैं, और ये वीडियो जो है उनके पास महफूज थी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब रेफरेंस की समाअत हो रही है उस वक्त ये मंजर आम पर लाए हैं। ये पैसे लेने वाले PTI के लोग, पैसे देने वाले PTI के लोग, जिनके घर में ये सारा कुछ काम किया जा रहा था वो PTI के लोग, और जो वीडियो बना रहे थे वो PTI के लोग थे। उस वक्त उन्होंने मसलतन उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। वो एक आदमी के बाद में वजीर भी बना लिया। मैं नहीं समझता कि ये जो कमेटियां बनाई जा रही हैं और ये एक ड्रामा रचाया जा रहा है, लोगों को सीक्रेट वोट देने का हक है। ये किसी के मतलब कोई मजाक नहीं है कि आप कहें जी हाथ खड़े करें, आप किसको वोट देना चाहते हैं। भाई आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? एक आदमी इलेक्ट होकर आता है, उसका हक है वो जिसको मर्जी वोट दे। इसलिए खुफिया वोट को ये रोकने के लिए बड़े बड़े हरबे इख्तियार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत है, ये सुप्रीम कोर्ट के केस पर असरअंदाज होने के लिए उन्होंने
ये वीडियो लीक की है। हाजी साहब ये बताएं कि हर साल ये जब भी इलेक्शन होता है सेनेट का, हाजी साहब ये तो बात अपनी जगह पे मौजूद है ना कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल होता है हर सेनेट इलेक्शन के बाद, इसको कैसे रोका जाए? इसको रोका जाए बराह रास्त 1 वोट 1 मैन कर दें आप। जहां पर पूरे पाकिस्तान में सेनेट के जिस तरह दुनिया में होता है, अमेरिका में होता है कि सेनेटर का इंतखाब जो है बराह रास्त वोट से कर दिया जाए और वो उस वोट से इलेक्ट होकर आ जाए। ये आप एमपीएस का और एमएनएस के बीच में से निकाल दे सारा काम। ये कोई करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो बदनाम किया जाता है कि ये खरीदो फरोख्त एक खास सूबे में होती रही है। हमेशा ये केपीके को ये लानत थी कि वहां लोग बिकते रहे, फिर बलूचिस्तान में ये काम होता है। अब तो सुना है कि पंजाब में भी कुछ लोगों ने अपने आप को पेश कर दिया है कि हमें कुछ दे दे दिलवा दें तो हम भी आपको वोट दे देंगे। लेकिन ये हुकूमत इसलिए डर रही है, उसे डर है कि उसके अपने कुछ लोग वोट बिक ना जाएं और वो उनके अपने सेनेटर्स कम मुंतखब हों। हाजी नवाज रजा साहब, बात यह है कि जब मुझे ये पता है, आपको ये पता है कि पंजाब में भी लोग जो है वो बोली लगवा रहे हैं, बलूचिस्तान में भी और केपी में भी जो है वो लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं पैसे और मामला तय हो रहे हैं, तो क्या ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है जिनकी थंब के नीचे सारे इदारे हैं, वो क्यों नहीं ऐसे इकदाम करते कि जिससे ये ऐसा मामला ही ना हो आगे? जिस मुल्क में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन के पास अक्सरियत वोट हो वो मंजूर न करा सकेंगे तहरीक अदम-ए-एतमाद, तो वहां भी वोट पैसे इस्तेमाल हुआ है, वहां भी लोगों को पैसे दिए गए हैं। जब आप करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जब आप ये अपने लिए अपने आप करें, केपीके में जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी इसमें तो सारा पीटीआई खुद इन्वॉल्व थी, लेकिन इसके बावजूद वो बदनाम ये कर रहे हैं जी अपोजिशन ही चाहती है। भाई आपके लोग भी जो बकाऊ माल अगर 20 आदमी 25 आदमी दूसरी तरफ बिक गए, आपने दूसरी तरफ से लोगों को भी खरीदने की कोशिश की। ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि लोग नोट गिन रहे हैं और नोटों की एक फिल्म बना रहे हैं, वीडियो बन रही है, और फिर जब नए इलेक्शन होते हैं 3 साल बाद उनको मंजर आम पर ला रहे हैं। हाजी साहब, इसी में ये भी बात तो अपनी जगह पर एक हकीकत मौजूद है कि दीगर पार्टीज के बरक्स पीटीआई में पहले भी जब इस किस्म के मामलात सामने आए सेनेट के हवाले से तो 20 लोगों को पीटीआई ने अपने से अलग किया, अब भी वो अपने खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं, अपनी जमात के अंदर से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, ड्रामा कर रहे हैं, कोई तहकीकात नहीं होगी। तहकीकात पता नहीं कितने कामों में ये तहकीकात के लिए कमेटियां बनाते हैं और बिलावर कोई नतीजा नहीं निकलता। ये सिर्फ जो है आश-बाश करना और शोर शराबा करना और उसके बाद देखना कि अपने आप का अपना दामन वो साफ बताना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल किसी तौर पर भी नहीं है कि हुकूमत को कुछ मालूम नहीं था। हुकूमत के कुछ लोग करते रहे, जिस घर में हुआ है ये कहते हैं वह स्पीकर का घर था, वो सूबाई स्पीकर का, अब वो कहते हैं सूबाई स्पीकर जो कौमी असेंबली के स्पीकर बन गया और वो इनकार कर रहे हैं और उन्होंने एक बयान भी जारी किया है कि इनका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। बात यह है कि ये जो नोट लेने और देने का जो कारोबार हो रहा है ये किस तरह कलम खुला हुआ है, और ये देखें क्रेडिबिलिटी जो है जमहूरियत की भी खराब करने की कोशिश है। ये असल में मैं ये समझता हूँ कि एक जमहूरी हुकूमत को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जमहूरियत को नाकाम बनाए, जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करे। ये जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हाजी साहब, आप क्या समझते हैं जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने की जो साजिश हो रही है उसमें वो तमाम तर सियासी जमातें जो कि इस वक्त अपोजिशन की शक्ल में मौजूद हैं और जमहूरियत की क्रेडिबिलिटी बचाने की बात करती हैं, उनको अपना कोई किरदार सर अंजाम देना चाहिए? नहीं, उनका तो इश्यू नहीं है ना, देखना अपोजिशन का तो कोई इश्यू नहीं है। नहीं, उनकी जमातों के नाम आ रहे हैं ना पैसे देने में। नहीं, ये काम अगर हुकूमत सिंसियर होती, हुकूमत संजीदा होती तो वो एक पार्लिमानी कमेटी बनाती और उसमें ये तजवीज देकर जाती और उसमें बहुत सारी बातें सियासी डायलॉग के जरिए तय हो जाती, फिर एक तरमीम आ सकती थी, फिर और भी किसी जगह पर भी आप शो ऑफ हैंड्स की बात कर सकते थे। लेकिन चूंकि आपने ये एक तरफा काम किया, पहले आईनी तरमीम लाए और आईनी तरमीम को आपको पता था कि ये वहां से डिसअप्रूव हो जाएगी, फिर उसके बाद आपने एक और गलत काम किया कि जो काम आप आईनी तरमीम के जरिए करना चाहते थे वो आपने सिंपल लॉ के जरिए सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एक कानून बनाने की कोशिश की, और फिर इसके बाद तोहफा तमाशा ये कि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, आप उसके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम हो रहा था, हम इसलिए करना चाहते हैं।
सही, बहुत शुक्रिया हाजी नवाज रज़ा साहब, उन्होंने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। जी सजाद तरीन साहब, अब जाहिर है ये एक राय है कि जनाब ये जैसे आपने भी कहा, हाजी साहब भी ये कह रहे हैं कि ये आई वाश है और पीटीआई ये कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो आई वाश हो सकता है, इसकी रिपोर्ट आए ना आए ये तो जाहिर है उस वक्त देखा जाएगा। मगर सवाल ये माजी में जो कुछ हो चुका है उसमें, जैसे अभी मैंने ये सवाल हाजी साहब के सामने भी रखा है कि 20 लोगों को तो खुद पीटीआई वाहिद जमात है जिसने निकाला है, बाकी तो किसी पीपल्स पार्टी का भी नाम आ रहा है, उनकी जानिब से कोई इक़दाम तो नहीं किए जाते। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी इसको ऑन नहीं कर रही कि हमने ऐसा कोई काम किया है या हमारे लोगों ने ऐसा काम किया है। देखें, इसकी ज़िम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ने कबूल कर ली थी जब अपने लोगों को निकाला कि जी वो पैसे दे रहे हैं। अब अपोजिशन का ये मसला नहीं रहा, ये मसला है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अब इसको कहाँ तक लेके जाती है और कैसे करती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम सेनेट के इलेक्शन के बाद जब प्रोग्राम करेंगे तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन आदमी किस किस तरह मुंतखब हुआ और कहाँ पैसे चले हैं। ये इस इलेक्शन के बाद भी यही काम होगा। फिर चलें, ये इसका भी यकीनी तौर पर जिक्र करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करते हैं कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। इससे पहले वीडियो के हवाले से बात हो रही थी सजाद तरीन साहब, उसका भी ज़ाहिर है जिक्र जारी रहेगा इसी के साथ ही। मगर ये शेड्यूल जारी कर दिया गया है, 3 मार्च को जो है बिलाखिर जो है इंतखाबात का मरहला आन पहुँचा है और इस हवाले से आपके इल्म में है कि राब्ते भी तेज़ हो रहे हैं। मगर एक वाक़े का आप जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले, ज़रा वो बता दें कि किस किस ने कितने कितने पैसे लिए, कौन कौन आया। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैं सेनेट इलेक्शन का मरहला मुकम्मल होने दें, फिर उसके बाद अगर आप इजाज़त दें तो एक मरतबा फिर मुझे आपको रोकना होगा, इसके बाद फिर इन डिटेल आपसे ये वाक़या सुन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने वक्त दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो ये मुबैना वीडियो का मामला तहकीकाती कमेटी बना दी गई है और उसके मुताबिक फिर कार्रवाई की जाएगी, कितनी हद तक आप इसकी हिमायत करते हैं या इसको मुस्तरद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कमेटी तो आज बनी है, वो तो इस कौम के साथ भरपूर मजाक है, क्योंकि कल भी अगर आपने मीडिया फॉलो किया हो उसमें मैंने मुतालबा किया था, पार्टी ने मुतालबा किया था, आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करें। मुझे बताएं जो आज इन्होंने जो कमेटी बनाई है वो क्या इसके ऊपर लेके आएंगे, इनके क्या फाइंडिंग होगी। देखें, जो मुबैना वीडियो आई है उसमें अगर आप देखें मेजॉरिटी पीटीआई के लोग, मतलब पीटीआई के लोग हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे लेने वाले भी वो हैं, वीडियो बनाने वाले भी वो हैं, रिलीज करने वाले भी वो हैं और जो है शोर भी मचा रहे हैं। उनके एक एमपी हैं जिन्होंने 3 साल पहले स्टेटमेंट दी थी कि मुझे परवेज खटक ने स्पीकर सुबह असम्बली असद कैसे घर बुलाया और मुझे जो उनके सेंटर लड़ रहे थे फिदा, उनसे मुझे पैसे दिलवाए। अब आप देखें कि सूबाई असम्बली उसद के स्पीकर आज कौमी असम्बली के स्पीकर हैं और उसद के वज़ीर जो है वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब चाहिए तो ये है जो इमरान खान और पीटीआई का जो इस्लाहियात और नए पाकिस्तान के नारे हैं कि इनके ऊपर एक इल्जाम लगे 2 बंदों के ऊपर, स्पीकर पे और डिफेंस मिनिस्टर पे। आपने लॉ मिनिस्टर को तो निकाल दिया, लेकिन आपने इन दोनों बंदों को नहीं निकाला। हमारा ये मुतालबा है कि डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक भी रिजाइन करे और स्पीकर कौमी असेंबली भी रिजाइन करे, जुडिशियल कमीशन बने, उससे अपने आप को फिर करे, फिर आगे अपनी सीटों पर बैठे। अच्छा, इस पर कुंडी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान जो पैसा देने के हवाले से जो नाम आ रहा है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या एक्शन ले रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी मेंबर ने पैसे नहीं दिए। हमारे 2 मेंबरान इलेक्ट हुए हैं, एक बैरमन तंगी साहब हैं, एक रुबीना खालिद साहब हैं। आप उनके एसेट्स देख रहे हैं कि बैरमन तंगी साहब आज भी 8 बल्ले के घर में रहते हैं। रुबीना खालिद जो है पार्टी की पुरानी वर्कर बैरमन तंगी की तरह है, उनके भी बड़े नॉमिनल जो है वो बिजनेस है। हाँ, अभी तो खत्म भी हो गया, एक रेस्टोरेंट था छोटा सा। अब आप उनको देखें कि वो किस तरीके से पैसे की वो कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने पहले अभी देखें कि रिसेंटली जो अपने 5 करोड़ रुपए को हराम कर रहा था पार्लियामेंटेरियन को पैसे देने के लिए 50-50 करोड़ रुपए रिश्वत दे रहा था और आज उन्होंने फिर यूटर्न मारा कि मैंने ये बात नहीं की। आज वज़ीर आज़म की मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ और हुकूमत चाहे तो हम अपने मतलूबा उस अक्सरियत से ज्यादा सेनेट की सीटें जीत सकते हैं, हमारे पास मसाइल है। आज उन्हें फिर दोबारा इस बात को दोहराया। अगर वो इतने ही अच्छे हैं और उन्होंने सेनेट इलेक्शन गुजारा है तो उनको प्रेसिडेंट जरदारी साहब से सीखना चाहिए। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी
प्रेसिडेंट सरदारी साहब ने तमाम हुकूमत के जो इत्तेहादी थे और अपोजिशन के थे उनके साथ डायलॉग्स किए, और जिनके जो जो मेंबरान बनते थे उनको उस हिसाब से बिला मुकाबला जो है मेजोरिटी बिला मुकाबला सेंटर मुंतखब हुए हमारे दौर में। कुंडली साहब ये बताएं कि कुछ इतलात ये हैं कि इस्लामुद्दीन शेख और रहमान मलिक को टिकट ना देने का फैसला किया गया है और पार्लिमानी बोर्ड ने इन दोनों को टिकट ना देने की हमायत की है। इस बारे में क्या इतलात हैं? देखिए, पार्लिमानी बोर्ड की आज मीटिंग हो रही है। मेंबरान ने अप्लाई किए हुए तीनों फिल्म में अक्सर लोग हमारे पार्टी के सीनियर लोगों ने भी और फॉर्मर सेनेटर्स ने अप्लाई किया हुआ है। ये इतलात की बात है, आज या कल इस कंफर्म हो जाएगा। जिन जिनको टिकटें इशू होंगी वो आपके सामने हो जाएगी और मेरे सामने भी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम आज बात करें कि जी इतलात ये हैं, इतलात तो ज़ाहिर से बहुत सी चीज़ चल रही होती हैं, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन इसकी नहीं है। अच्छा कुंडली साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से जो है वो खबरें आ रही थी कि उन्होंने इस्लामाबाद में अपना वोट रजिस्टर्ड कराया, बाद में उनके बेटे ने तरदीद कर दी, ये क्या कहानी है असल? तरीन साहब, ये सिर्फ खबरों में चल रहा है। पहली बात तो ये है कि यूसुफ रजा गिलानी ने अप्लाई नहीं किया सेनेट के टिकट के लिए। दूसरी बात यह है कि उनका वोट ही दर्ज नहीं हुआ। आजकल तो देखिए मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आज अगर वोट कहीं हल्के में दर्ज होता ना, उनका घर जहाँ पे वो रहते हैं F8 में है, वहां पर दर्ज करते। अभी तक उनका वोट दर्ज नहीं हुआ, वरना लोग हमें बता दें कि उसका वोट नंबर फलाना है। उन्होंने कोई वोट नहीं दर्ज किया, उसकी हम बिल्कुल इसकी हम तरदीद करते हैं। गिलानी साहब के इस्लामाबाद में अभी तक कोई वोट दर्ज नहीं है। सही। तो कोई इम्कान है दर्ज कराने का या नहीं है? अभी तक तो पार्टी जब फैसला करेगी, अभी तक तो कोई उनका इम्कान नहीं है, ना उन्होंने अप्लाई किया है। अगर पार्टी, ये तो पार्टी को डिपेंड करता है, अगर पार्टी कहती है कि वो इलेक्शन लड़े तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो पंजाब से भी लड़ सकते हैं। ये तो पार्टी का फैसला है कि हमारे पास थोड़े मेंबर है पंजाब में, पार्टी कहे कि आपने यहाँ पे लड़ना है, आपने KP में लड़ना है, आपने इस्लामाबाद से लड़ना है, आपने जल्द, तो पार्टी बोर्ड और पार्टी लीडरशिप का फैसला है कि वो किसको कहाँ पर लड़ाती है। कुंडली साहब, इसी हवाले से ये भी खबर सामने आ रही थी कि PDM के इजलास में भी मुतफ़िक़ा तौर पर उम्मीदवारों के हवाले से फैसला होगा, उसके हवाले से क्या क्राइटेरिया है? देखिए, ये तो PDM की जो लीडरशिप है उसकी कमेटी बननी है जो कि इसको देखेगी, उसके बाद सूबाई अपनी तंजीमों के साथ रब्ता करेगी, और उसके बाद हम बैठेंगे और देखेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें किस उसमें मिलती हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम मुतफ़िक़ा तौर पर इलेक्शन लड़ें। क्योंकि हम इसमें देखिए सेनेट के इलेक्शन में मेजोरिटी जो है वोट जो है पॉइंट्स बड़े मैटर करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, वैसे प्रायोरिटीज लगती हैं, तो प्रायोरिटीज बड़े मैटर करती हैं। तो हम बैठेंगे अपने इत्यादि जमातों के साथ और फिर उसके बाद जो है हम फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। जी सजाद तरीन साहब, अब ज़ाहिर है शेड्यूल जारी हो गया, ये नामजदगियों का मामला था। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप बात भी मुकम्मल कीजिए और ज़रा ये गिलानी साहब वाला भी तज़किरा कर दीजिएगा कि ये क्या मामला है, क्यों ये खबर इस तरह सामने आई? मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह तरदीद हुई है, अभी हम मुल्तान ब्यूरो चीफ से बात भी कर लेंगे। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि गिलानी साहब ने वोट रजिस्टर्ड कराया, अगर कराया होता तो पीपल्स पार्टी बाकायदा इसका एक बयान जारी कर देती। और अब तो मेरे ख्याल वैसे भी वोट जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन से शेड्यूल आ गया है। जब शेड्यूल आ जाए तो फिर वोट जो है वो आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाह रहा था कि आप देखिएगा कि जब इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद आप देखिएगा बहुत सारे चेहरे जो हैं वैसे मुंतखब होकर आएंगे कि आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि ये फ़लाँ साहब कौन है, फ़लाँ साहब कौन है। देखें, बात यह इस दफ़ा ये जो वीडियो आई है, इस वीडियो ने एक और काम कर दिया है। अभी जो पैसों का लेन देन हो रहा है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, वो दुबई में हो रहा है। और दुबई में बहुत सारे लोगों को एडवांस पैसे दिए जा चुके हैं। इस वक्त लेन देन वहाँ हो रहा है। 2018 में वो स्पीकर वाला जो नाम आ रहा है इस वक्त वो तो पाकिस्तान में हुआ था तो ना, उन्होंने कहा उससे बेहतर है बाहर ही करना। अब लेन देन जो है वो सारा दुबई में हो रहा है। ठीक है। बलूचिस्तान के एक सरदार हैं, वो करा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की पेमेंटें उनके ब्याह पर जो हैं वो दुबई में जमा भी हो चुकी हैं। और आप देखिएगा बलूचिस्तान में ऐसे ऐसे चेहरे मुंतखब होकर आ जाएँ कि हम यहाँ बैठे हुए फिर प्रोग्राम कर रहे होंगे और बता रहे होंगे कि ये साहब कैसे आ गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात हमें पता है, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं सारी ज़िंदगी फील्ड रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, आप कवर करते रहे। एक चीज़ मुझे पता है, एतजाज़ नकी को पता है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता? प्राइम मिनिस्टर के थंब के नीचे हैं सारी चीज़ें, तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि लेन देन फिर हो रहा है, तो कह रहे हैं मुझे पता है। नहीं, अभी मुझे पता है, मैं इसलिए ओपन बैलेटिंग की बात मैं आपको अर्ज करूँ कि अगर ओपन बैलेटिंग नहीं हो सकती तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि इसको रोका जाए?
देखिए ओपन बैलेटिंग तो आइन में तरमीम से होगी ना, जब तरमीम नहीं हो सकती तो उसको रोका जाए, कोई ऐसे इकदाम किए जाएं कि पैसे का इस्तेमाल ना हो। अच्छा, इसी हवाले से ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज तरीन साहब। बहुत शुक्रिया एजाज तरीन साहब। ज़रा बताइएगा, आज वोट रजिस्ट्रेशन के मामले पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का पहले नाम सामने आता रहा सेनेट के लिए, और फिर उसके बाद उनके बेटे ने उनकी तरदीद कर दी है। क्या खबरें हैं मुल्तान में? जी, मुल्तान में ये अफवाह थी कि साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे इस्लामाबाद से, और उसके लिए उन्होंने वोट भी दर्ज करा दिया और वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार भी थे। लेकिन आज जो है साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी ने तरदीद की है। उनका कहना है कि मेरे वालिद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ना तो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं और ना ही वो सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, और ना ही उन्होंने इस्लामाबाद में वोट दर्ज कराया है। गिलानी खानदान के अहम अफराद जो हैं सैयद अली कासिम गिलानी, उन्होंने इन अफवाहों की तरदीद की है। जी, ये एजाज तरीन साहब बताइएगा, ये अफवाहें क्यों उड़ी हैं? जी, ये अफवाहें जो है एक मुख्तलिफ अखबारात की जीनत भी बनी है और टीवी चैनल्स पर भी चली है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस्लामाबाद से उम्मीदवार है। लेकिन चूंकि आज हमारी बात हुई है अली कासिम गिलानी से, उन्होंने इन तमाम अफवाहों की तरदीद की है। उनका कहना है कि मेरे वालिद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ना तो सेनेट के उम्मीदवार हैं और ना ही सेनेट के चेयरमैन के लिए वो कोई ख्वाहिश रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज तरीन साहब, आपने अपनी कीमती वक्त की और हमसे गुफ्तगू की है। यकीनी तौर पर जाहिर है वहाँ पे भी ये अफवाह गर्दिश करने लगी, हमारे बड़े मोतबर चैनल ने ये बहरहाल ये नाम दे दिया। चलें, वो ख़बर गलत हो गई, उन्होंने उसकी तरदीद कर दी, ये मामला तो आगे बढ़ा है। लेकिन एजाज तरीन साहब, अब आप जिस लेन देन की बात कर रहे थे कि वो दुबई में हो रहा है और उसके बाद शेड्यूल भी आ गया और इस तरह मामला आगे बढ़ेंगे, 48 सीटों पर आपको पता है इंतखाबात होने हैं, तो क्या आप अप एंड डाउन देख रहे हैं इसमें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि अगर पैसे का इस्तेमाल जिस तरह हमारे पास इतलात हैं ये ऐसे ही है तो फिर अपसेट होगा। फिर ये भी हो सकता है कि हुकूमती लोग जो हैं वो इधर उधर वोट देते हैं, क्योंकि अपोजिशन वाले लोग जो हैं वो तो मेरे ख्याल में शायद साथ ही खड़े रहेंगे अपनी पार्टियों के, उनकी तकसीम का अब चांस नहीं है। पीपल्स पार्टी की ज़्यादा अक्सरियत सिंध में है, सिंध से पीपल्स पार्टी के लोग बाहर नहीं जाएंगे, वो पीपल्स पार्टी को देंगे। बल्कि हो सकता है कि आसफ अली जरदारी साहब की जो मफाहमत की करामात है उससे हो सकता है कोई एक आधी सीट सिंध से या अपना पीपल्स पार्टी ज़्यादा निकाल ले। इसी तरह बलूचिस्तान में जो है, बलूचिस्तान में हो सकता है कि जो बाप पार्टी है उसमें एक तो बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो बड़े सरमाएदार हैं, ठीक है, वो सरमाया उठा के फिर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरे लोग भी आ रहे हैं जो वोट ख़रीदने के माहिर हैं, वो भी आ रहे हैं। इसी तरह केपी में भी हैं, और फिर बलूचिस्तान और केपी में ऐसे बहुत सारे लोग भी पार्टियों के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं जो सरमायादार हैं। देखें, ये हमारे यहाँ जो इलेक्शन का अमल है ये इतना महंगा हो गया है, इसमें पैसे का इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है कि नकी साहब गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता कि वो सेनेट में आए या हम कहीं इंतखाबात का हिस्सा ले। क्यों? वजह ये है कि पार्टियों में भी पैसे देने पड़ते हैं, पार्टियों को भी फीस देनी पड़ती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी में ऐसे जीत के आ जाते हैं जिनसे पार्टी कोई पैसे नहीं लेती, जिसमें ताज हैदर, फरतुल्लाह बाबर साहब जैसे लोग हैं, ये तो पार्टी मेरिट पे इनको दे देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हर पार्टी में जो पैसे दे के आते हैं पार्टी को। तो ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो फिर वही बात आ गई ना कि फिर ये नारा तो ना लगाएं, आप उधर से पैसा लगाते हैं, सरमायादारों को लेके आते हैं और अपनी जमात का नाम बनाते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि हम जमहूरियत के दावेदार हैं और जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश ना की जाए। फिर तो मेरे इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। इसका जवाब भी मैं सर आपसे लूँगा, और इसके अलावा आज कुछ राब्ते भी हुए हैं, उन राब्तों का भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम जिक्र कर रहे हैं सेनेट इंतखाबात के जो मामलात इस वक्त हैं। वीडियो भी आ गई, शेड्यूल भी जारी हो गया, लेन देन की बातें भी हो रही हैं, लेकिन राब्ते भी हो रहे हैं। एजाज तरीन साहब, ज़रा आप ये बताइएगा कि नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी राब्ता हुआ है, जरदारी साहब और मौलाना साहब के दरमियान भी राब्ता हुआ है, और कुछ चीज़ों पर इत्तफाक भी किया गया है। वो क्या मामला है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस वक्त तीनों रहनुमाओं ने पहले तो सेनेट इलेक्शन पर बात की है। मैं पीपल्स पार्टी के बहुत करीबी ज़राए ने मुझे बताया, आसफ अली जरदारी साहब को जो करीबी ज़राए उन्होंने बताया कि एक तो बात हुई है सेनेट इलेक्शन पे कि जहाँ ऐसी जगह है कि जहाँ हम मुश्तरका तौर पर मिलकर लड़ सकते हैं इलेक्शन, वो लड़ा जाए और वो कैंडिडेट्स की सपोर्ट की जाए।
उसके अलावा जो लॉन्ग मार्च का एक ऐलान किया हुआ है, और लॉन्ग मार्च में किस तरह करना है, क्या लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील करना है, नहीं करना, बैठना है, कितने दिन बैठना है, ये सारी एक बातचीत हुई है। और इसी बातचीत की रोशनी में अब जो इनकी स्टीयरिंग कमेटी है PDM की, उस कमेटी में फ़ैसले होंगे आगे चलकर, कैंडिडेट्स के भी फैसले होंगे और इसके भी फैसले होंगे लॉन्ग मार्च के भी, कि कहाँ से निकलेगा, किस किस ने कहाँ से सरबराही करनी है और कौन कौन पार्टी कहाँ क्या क्या काम करेगी। क्योंकि लॉन्ग मार्च करना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है, इसमें बड़ा खर्च आता है। सही। तो वो गाड़ियाँ हैं, पैसे हैं, वो सारी चीज़ें, वो उस हवाले से सारी तकरीबन बातचीत हुई है। और फैसले जो हैं अब वो कमेटी में होंगे, फैसले जो हैं वो फाइनल कमेटी में होंगे। इसके साथ साथ ज़ाहिर है नवाज शरीफ और मौलाना साहब के दरमियान जो रब्ता हुआ है उसमें भी लॉन्ग मार्च के हवाले से वैसे तो ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब ने उनको मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है, लेकिन ख़ुद मियाँ साहब और मौलाना फजलुर रहमान इस मामले में तो एक ही पेज पर है ना, थोड़ा मामला पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ था। तो ये यकीन दहानी तो मियाँ नवाज शरीफ की बजाय मेरे ख्याल में उनको जरदारी साहब से लेनी चाहिए थी, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये यकीन दहानी लेनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी कभी इस हक में नहीं रही कि धरना किया जाए। पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई धरने के बाद क्या होगा। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि धरना अगर किया जाए, मार्च किया जाए, तो उसको कामयाब बनाया जाए। ठीक है। इस हुकूमत को कैसे घर भेजना है। ठीक है। पीपल्स पार्टी इस हक में कभी नहीं रही कि धरनों से हुकूमत चली जाए, वो हमेशा धरनों के खिलाफ रहें। अभी भी आप देखिएगा ये जो मार्च करेंगे वो मार्च इस्लामाबाद तक आएगा। अगर कोई ऐसे हालात नहीं हो जाते कि कुछ कोई लाठीचार्ज ना हो जाए, कोई गोली ना चल जाए, कोई और, क्योंकि जब मार्च आ रहा होता है फिर पता नहीं होता चीज़ें किस तरफ चली जाएंगी, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है उसका कोई वो नहीं पता। लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी PDM की कायदीन को यही कहेगी कि लॉन्ग मार्च किया जाए तो शायद धरना ना किया जाए, धरना ना किया जाए, लॉन्ग मार्च होगा। चलें, ये तो मामला होगा और भरपूर तरीके से होगा। वैसे ये यकीन दहानियाँ एक दूसरे को करवाई गई हैं, वीडियो के मामला भी डिस्कस हुए हैं, ये सब कुछ हो रहा है। सजाद तरीन साहब, आपने लॉन्ग मार्च की बात की, आपने धरने की बात की, उनकी अपोजिशन की तैयारियों की बात की, सेनेट इंतखाबात में लेन देन की बात की, ये सब बातें हो रही हैं, मगर जो आम आदमी है उसके बड़े मसाइल हैं। आम आदमी अपना मसला लेकर ख़ुद ही सड़कों पर निकलता है। हमारे सरकारी मुलाजमीन ख़ुद सड़कों पर निकले हैं, उन्होंने एहतजाज किया है। आज हुकूमत को मजबूरन उनकी सुननी पड़ गई। चले उन्होंने किसी भी शक्ल में टेक्निकली वैसे ये इजाफा किया गया जो तनख्वाहों में, बुनियादी में तनख्वाह में तो 25% वही बरकरार रखा है उन्होंने जो हुकूमत कह रही थी, लेकिन 20% साथ एडहाक अलाउंस भी उनको दे दिया है। तो ये तो चले विफाकी मुलाजमीन के हवाले से कुछ सुनी गई है, लेकिन उनको खुद आना पड़ा है। कोई अपोजिशन की सियासी जमातें हो या हुकूमत जो कि खुद को आवाम का नुमाइंदा कहती है, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं था। लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज पर हैं, वकला उस दिन एहतजाज कर रहे थे। आम आदमी मजदूर वो तो एहतजाज करने के काबिल भी नहीं है, इस जगह भी नहीं है कि वो एहतजाज करने आए तो उसका घर नहीं चलता, उसकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। तो ये मामला सर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। आज ये जो फैसले किए गए हैं उसमें सिर्फ विफाकी मुलाजमीन का मामला तो आ गया, ग्रेड भी आप 19 तक ले गए। सूबाई मुलाजमीन जो हैं वो जूँ के तूँ हैं, वही मामला हैं, क्योंकि उस वक्त विफाकी हुकूमत ने बजट के वक्त जो पंजाब की बात करें या KPK की, विफाकी हुकूमत को फॉलो करते हुए उन्होंने तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया था सवाए सिंध के। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, 18वीं तरमीम के बाद अब ये मामला जो है सूबों का अपना है कि वो किसी के देते हैं, तनख्वाह बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते। लेकिन ये जो हुकूमत है इसने गरीबों को बड़े सब्ज़ बाग दिखाए, घरों के, नौकरियों के और सारे काम उसके उल्टा किए। गरीब आदमी, गरीब जो मुलाजिम है वो बहुत परेशान है। एक साहब फौत भी हो गए हैं, बेचारे स्पेशल ब्रांच वाले थे, दोस्त थे, मिलते रहते थे बहुत जो मुख्तलिफ धरनों पे, एहतजाजों पे कई दफ़ा मतलब मुलाकातें भी इनसे रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक आदमी की जान चली गई है, हुकूमत ने मार मार के इनका हशर नशर कर दिया है। कल आप यकीन करें इतने आंसू गैस मारे गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब अब क्या इस तरह किया जाता है। और एक मुझे आज आप यकीन करें, मुझे वज़ारत दाखिला के एक आदमी ने बताया है, मैं सुबह बहुत ज़िम्मेदार सोर्स ने ये बात बताई है, उसने कहा जो इन्होंने कल टीयर गैस चलाई है वो एक्सपायर गैस थी। और वो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। एक्सपायर गैस और पॉइजन गैस जो थी, जो पुराने इनके पास पड़े हुए थे, वो इन्होंने चला दिए हैं और जिससे ज़्यादा हलाकतों का खर्चा है। अभी बहुत सारे लोग जो हैं अभी हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं जिनको सांस का प्रॉब्लम। अभी लोग एहतजाज पर भी हैं, ये फैसला तो हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता हम नहीं जाएंगे, एतमाद नहीं है। इस हवाले से जानते हैं, हमारे रिपोर्टर सज्जाद काज़मी वहाँ पर मौजूद हैं। सज्जाद बताइएगा, आज नेशनल प्रेस क्लब के सामने भी वफाकी मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे थे और बावजूद इसके कि ऐलान हो गया वो अभी तक भी सरापा एहतजाज है। इस वक्त क्या सूरत हाल है?
वहाँ पे मेरे ख्याल में आवाज़ का इशू है, तो वो आवाज़ सही नहीं आ रही। सजाद काज़मी साहब बता रहे थे कि अभी तक वो सरापा एहतजाज है। मेरा तरीन साहब सवाल ये है आपसे कि चलें ये तो कर लिया वफाकी मुलाजमीन, वो अभी तक एहतजाज पर हैं। हुकूमत कहेगी जब आपके हमने फ़ैसला मान लिया है, आपके मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, उसके मुताबिक फ़ैसला हो गया है, तो अब आप क्यों एहतजाज पर बैठे हैं? मगर सवाल ये है कि वो कहते हैं हमारा नोटिफिकेशन जारी करें। क्या इस हद तक मामला आन पहुंचा कि हज़ारा में बैठे हुए लोग वज़ीर आज़म को पुकारते हैं कि वो जब तक नहीं आएंगे तो हम लाशें दफन नहीं करेंगे? सरकारी मुलाजमीन वज़ीर आज़म कहते हैं नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे। इतनी बदएतमादी किसी हुकूमत में आपने देखी है जो अवाम और हुकूमत के दरमियान हो? मैं समझता हूँ जो आपने हज़ारे का जिक्र किया उस पर तो बहुत अफसोस है कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि लाशें भी एहतजाज कर रही हैं, शहीदों की लाशें एहतजाज कर रही हैं। देखिए बहुत गरीब लोग थे और प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, अगर चले जाते तो मेरे ख्याल में क्या फ़र्क पड़ना था, लेकिन वो बाद में गए, उन्होंने अपनी शर्त मनाई कि जी दफनाएं फिर मैं आऊँगा। और फिर दूसरी बात ये है कि जो मुलाजमीन वाला मसला आपने कहा, इसमें नकी साहब मसला ये है कि वो बेचारों को एतमाद नहीं है इस गवर्नमेंट पर। वो ये कहती हैं हम अगर घर चले जाएं तो फिर नोटिफिकेशन ये ना करें या उसमें कोई तब्दीली ना कर दें। बहुत सारे मेरी वो जो मुलाजमीन के जो लीडर्स हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी बात ये हम कैसे घर चले जाएं, हम घर चले जाएं अगले दिन फिर ये नोटिफिकेशन अपनी मर्ज़ी से जारी कर दें, तो ये बहुत बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे मुल्क में कि आम आदमी को और आम सरकारी मुलाजम को जो उस हुकूमत का खुद हिस्सा है बिल्कुल उनका एतमाद नहीं रहा इस गवर्नमेंट पर। मैं समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती है। हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिनसे जो है हुकूमत का एतमाद आवाम में भी बढ़े और सरकारी मुलाजमीन में भी बढ़े। ये हुकूमत ने फ़ौज ज़फ़र मौज जो रखी हुई जिसमें शेख रशीद साहब भी हैं, वज़ीर दाखिला होकर लोगों को टीयर गैस मरवाते रहे और बाहर नहीं निकले। मैं समझता हूँ उनको सामने आ जाना चाहिए था। वो कहते हैं जी कोई टीयर गैस मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनसे बात करता हूँ, तो वो नहीं सामने आते तो शायद ये बदएतमादी भी ना होती। एतमाद का ये फुकदान बहुत ही ख़तरनाक होता है, आपको पता है, आपकी तारीख पर भी नज़र रहती है, ये इस वक्त पैदा हुआ है। सजाद काज़मी से हमारा रब्ता बहाल हो गया है। सजाद काज़मी बताइएगा क्या सूरत हाल है? कल तो दिन भर बाद में और आज मैं मुजाहरा किया जाता और जगह क्योंकि आज निगरान गिरफ्तार किए गए फैसला जो है और आज के बाद जी ऑडियो का अभी भी मेरे ख्याल में वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और सजाद काज़मी हमें बता रहे हैं कि एहतजाज जो जारी और नोटिफिकेशन का जो है अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन सजाद साहब आप सूबों के बारे में और पेंशनर्स के बारे में क्या कहेंगे? देखिए सूबों में तो सिंध हुकूमत ने तो पिछली दफ़ा बढ़ाई थी, वो तो हो गया ना, जो सूबे वज़ीर आज़म को फॉलो करते हैं। देखिए जो PTI की हुकूमत है जहाँ KP में और पंजाब में, वहाँ बढ़ानी चाहिए तनख्वाहें बिल्कुल इसी फार्मूले के तहत। फिर बलूचिस्तान में भी इनकी इत्तेहादियों की बाप इनकी इत्तेहादी है जी PTI की, उनको भी बढ़ाना चाहिए। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, गरीब आदमी बहुत मुश्किलात का शिकार है। हम हर रोज़ यहाँ अपने प्रोग्राम में गरीबों की बात करते हैं, गरीबों का रोना रोते हैं। गरीब इस वक्त इतनी मुश्किलात का शिकार हैं। ये जैसे आपने अभी इंट्रो में कहा कि ये सरकारी मुलाजमीन तो फिर एहतजाज कर रहे हैं, तो वो जो डेली दिहाड़ी वाले हैं जो 400-500 रुपये दिहाड़ी कमा रहे हैं और जिनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही, वो कहाँ एहतजाज करें? महंगाई देखें कहाँ चली गई है, आटा दाल चीनी घी, ये जो रोज़मर्रा की गरीब के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। तो आगे रमज़ान भी आ रहा है, आप देखिएगा वहाँ भी वो महंगाई हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर का फिर कहेंगे कि मैंने तो TV से सुना है कि महंगाई इतनी हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत होती है वो रमज़ान आने से पहले 2 महीने पहले इक़दामात करती है और महंगाई के मुताबिक देखें क्या जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है पूरी दुनिया की, क्या वो आसिफ अली जरदारी साहब के ज़माने में नहीं थी? 5 साल में 150 गुना उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं सरकारी मुलाजमीन की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए। वो बेचारे बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। जैसे अभी आपने ये उसका तज़किरा किया है, मजदूर जो एहतजाज पर नहीं आ रहा वो एहतजाज पर है इस महंगाई की शक्ल में। पेंशनर्स जो कि इतने एजेड हैं, ज़ाहिर है वो उम्र के उस हिस्से में है कि वो घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं है, उनको भी ज़रूरत है, तो वो भी एहतजाज पर हैं, उनकी भी बात सुनी जाए। हेल्थ वर्कर्स एहतजाज पर हैं, इसी तरह जितने भी तबकात एहतजाज पर हैं, गो कि वो आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे, लेकिन इन सरकारी मुलाजमीन के साथ आपको भी मैसेजेस आते रहे, मुझे भी आते रहे, लोगों ने हमसे रब्ता भी किया है कि ये बात भी लाजमी की जाए कि एक तो सूबाई सतह पर भी इजाफे किए जाएँ, बिलखुसूस पंजाब की और KP
PK की बात की गई है, बलूचिस्तान की भी बात की गई है, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पेंशनर्स की भी बात करें ना। आपने ये तनख्वाहें तो बढ़ा दी, जो बेचारे घरों में बुजुर्ग बैठे हैं, जिनका गुजर बसर ही उसी पेंशन पर है, सारी ज़िंदगी उन्होंने हुकूमत की सब खिदमत की है, तो उनके हवाले से भी कुछ आप नज़र करम कर लेना। वो भी, उन्होंने भी तो इसी मुल्क में ज़िंदा रहना है। तो ये तमाम तबकात जो हैं वो मेरे ख्याल में अगर शामिल नहीं हो सकते अपनी मजबूरियों की वजह से, तो वो भी एहतजाज कर रहे हैं। एक तो पूरा मुल्क सर, हर शोबा, हर तबका एहतजाज पर है। एक तो ये हम देख रहे हैं मुसलसल एहतजाज है, आगे फिर एहतजाज होने जा रहा है, और इसके साथ साथ सिर्फ एहतजाज नहीं है, माजी में हमने देखा एहतजाज हुए हैं, हुकूमतों ने बातें की हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, मुआहदे हुए हैं, फिर वो लोग मुंतशिर होकर घर चले गए हैं, नोटिफिकेशन के मुतालबे नहीं किए गए, क्योंकि जब हुकूमत ने कह दिया, मिनिस्टर्स ने कह दिया, तो उस पर एतमाद किया जाता था। अब तो इस हद तक मामला आन पहुंचा कि ये एतमाद नहीं किया जा सकता कि क्योंकि शेख रशीद साहब बाहर कुछ और बात करें, अंदर कोई और बात कर दें। परवेज़ खटक साहब का भी कुछ मामला नहीं है, तो PTI का रिकॉर्ड भी कुछ मेरे ख्याल में ख़राब हो रहा है। हुकूमत में जितने PTI के लोग हैं और जितने उनके इत्तेहादी हैं, जिसमें शेख रशीद साहब का आपने जिक्र, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी होती है ना शख्सियत की, कि जो चाहिए ये बात कर जाएंगे और उसके बाद वो आगे पीछे नहीं होंगे। जैसे पीपल्स पार्टी में रज़ा रब्बानी साहब हैं, फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, मुस्लिम लीग नून में इस तरह बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो उनका लोग समझते हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट मौजूद है कि ये इन लोगों की कोई रिस्पेक्ट मौजूद नहीं है, इसीलिए इन पर एतमाद नहीं करते। और साथ इनका कोई पता नहीं होता कब कल्टी करते हैं कि नहीं जी इस तरह नहीं है, इस तरह था, वो तो ये हुआ था। और उससे बड़ा तो सर, चूंकि बात खत्म हो गया, सॉरी टू कट यू, उससे बड़ा ये है कि ये जो प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन हैं, उनके हवाले से भी मेरे ख्याल में वो भी उसको शामिल करते, कुछ आप बनाते, आप तो बड़े वादे करते रहे हैं, तो अभी तक कोई मामला जो है वो सामने नहीं है। करता हूं कि इस हुकूमत ने सिर्फ वादे किए और कुछ नहीं किया, बस। बिल्कुल सही है, इसी के साथ ही सिर्फ वादे किए और कुछ नहीं किया, और उसका मुजाहरा हम देख रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।